सर, सबसे पहले तो आज एक बड़ी अहम खबर आई। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, मशरूत इजाज़त दे दी है। 85 मुल्जिमान हैं जिनके फैसले आने हैं, और अब तक जो मालूमात हैं उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनको सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, क्योंकि जिनको रिहा किया जाना था वो 20 तो पहले ही रिहा किए जा चुके हैं। कौन से बड़े नाम हैं जिनको सजाएं सुनाई जा सकती हैं, और अब तक आप क्या देख रहे हैं? ये फैसला कब तक मुतवक्का है, कब तक आ जाएगा अब हमारे सामने? जो मेन चीज थी, अदालत से जो फैसला आना था, वही एक रुकावट थी, अब वो रुकावट हट गई है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को काफ़ी अरसे से कह रहा था कि मेरे लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, और वैसा ही सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपेक्टेड इस हालात में आना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मुल्क की मुहाफिज है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क की मुहाफिज है, आप और मैं और बाकी दीगर भी मुल्क के मुहाफिज हैं। तो जिन्होंने मुल्क के साथ, उसकी सलामती के साथ कत्लो गारत, उसका तमस्कर, तमाशे, शहीदों के साथ मजाक, आग जलाओ गिराओ, मारना धारना, इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक घटिया चेहरा दिखाकर जो उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को इतना बुरा और घटिया दिखा सकें, ये वो काम है जो दुश्मन करता है। तो मेरे हिसाब से तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा वो ये करूंगा कि जैसे मैं आपको पहले से कह रहा था कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, उनकी बेगम साहिबा का, उनके हवारियों का, क्योंकि शवाहिद फैज़ अमीर साहब बहुत पहले दे चुके हैं, गवाहियाँ भी दे चुके हैं, शवाहिद भी दे चुके हैं, डिवाइसेस भी दे चुके हैं, लैपटॉप भी बता रहा है, उनका फ़ोन भी बता रहा है, और उनसे रिलेटेड जो लोग थे जिनके पास ऐसी सारी मालूमात थी और शहादतें थी और सबूत थे, वो भी वो दे चुके हैं। तो घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो गया, और अब ये एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं हम जहाँ से मैं रोक रहा था उनको रोकते रोकते मैं निकाला भी गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के नाम के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली काम हो गया है, और इसकी ये ज़रूरत है, वक्त ज़रूरत भी है ये कि आइंदा आने वाले कोई भी लोग, मैं आप हो या और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मैसेज रखते हैं बारीकी से एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो अपनी हद में रह के पॉलिटिक्स करें। साहब, आप कह रहे हैं कि डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल, शहादतें, डिवाइसेस, वो सारी की सारी चीजें फैज़ हमीद प्रोवाइड कर चुके हैं, दे चुके हैं, और आपने इससे पहले भी एक दो जगहों पर ये बात की है। तो उन डिवाइसेस में या उन शवाहिद में ऐसा क्या है जो मजीद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखिए, एक तो ये कि इमरान खान साहब के शवाहिद, अगर आप मेरे पुराने 8, 10, 12, 14 महीने पुराने शोज़ निकालें तो उसमें मैंने बताया था कि इमरान खान साहब के जो करीब गटर के कीड़े और कीड़े थे, उन सब ने भी अपनी चैट्स, अपनी व्हाट्सएप मैसेजेस, अपनी कॉन्वर्सेशंस सब जमा करा दिए सबूत के तौर पे कि हमारी जान छोड़ दी जाए, और सब उनके ऊपर डाल दिया कि जैसे उन्होंने अकेले किया है। उन्होंने किया है, फैज़ हमीद ने भी किया, उनकी बेगम साहिबा ने भी किया, लेकिन बाकी सब भी तो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और शवाहिद जो हैं वो बोलते हैं, और जब मिलिट्री कोर्ट में चार्जशीट हुए हैं, और चार्जशीट का मतलब फैज़ हमीद साहब का है कि उन गुनाहों की तो कंपाइल कर चुके हैं शवाहिद। ये हमारी कोर्ट की तरह नहीं कि पहले इल्ज़ाम लगेगा बाद में। अच्छा, जिनको आप कहते हैं जो उनके आसपास थे उस वक्त में या अभी भी हैं, तो वो सारे लोग अपने जो है वो शवाहिद ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए। आपने एक और बात भी की फैसल साहब कि एक और नया केस आने वाला है सामने, और ऐसा केस है जो इमरान खान के पैरों तले जमीन निकाल देगा। वो कौन सा केस है, कब तक आने वाला है? देखिए जी, दो और केस हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हो रही। वो है अरशद शरीफ का कत्ल, मासूम आदमी का, और दूसरा जो इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई थी। इमरान खान साहब पे जो फायरिंग हुई थी वो इमरान खान साहब को नहीं पता था। ये गलत बयानी होगी कि वो ऐसा गेम का कोई हिस्सा थे कि अपने ऊपर गोलियां चलवा देंगे, क्योंकि गोली के आगे आंख नहीं लगी होती। तो इमरान खान साहब को भरपूर जान से मारने की कोशिश की गई थी उस फायरिंग में। तो उस फायरिंग के फायदे में कौन था, किसको फायदा होना था, किस एक को फायदा होना था, दूसरे को क्या फायदा होना था, और बाकियों को क्या फायदा होना था, वो जब खुलेगी तो इमरान खान साहब की ज़मीन निकल जाएगी पैरों से। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को मारने की साजिश उनकी बेगम और उनके हवारियों ने की हुई है, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। और अगर आप मेरे डॉट्स कनेक्ट करें तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी गर्दनें ना फंसी जाएं, और जब एक फंसा है तो दूसरा फंसेगा, दूसरा फंसा है तो तीसरा फंसेगा, और चौथा ये कि जो भगोड़े हैं, जो मफरूर हैं, उनमें से मुराद सही यार क्यों भागे हुए हैं, क्या वजह है कि वो नहीं बाहर आ रहे हैं। खुलकर बात करते हैं सर, आप बड़ी खुलकर बात करते हैं, तो खुलकर बताइए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैंने आपको कहा था गंडापुर जैसे जितने भी हवारी हैं जो आज के अंदर इमरान खान को जेल में फंसा रहे और जेल में रखकर उसके साथ
खिलवाड़ कर रहे हैं मौत का। मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बानी पीटीआई ने खुद ही बात कल कह दी है कि बाहर तो सब गुडी गुडी चल रहा है, तो इमरान खान साहब को अगर जेल में इतना फायदा मिल रहा है इन लोगों को उनके जेल में रहने से, तो आप समझे खुदा ना खासा इस खत्ते की सियासत आप ना करे, अगर कोई दुनिया में ना रहे तो उसका फायदा 4 ही साल तक गुजारा जाता है। खुदा ना खासा सर, गॉड फॉरबिड। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं फैसल साहब, इस वक्त पीटीआई का मम्मा जो है वो इमरान खान ही है, वो डियाला से बैठ के सारे मामलात को चला रहे हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं, किसी भी रीजन के तहत इमरान खान को माइनस किया जाता है तो क्या पीटीआई रहेगी? देखिए, आज भी जो पीटीआई का वोट है वो इमरान खान साहब का वोट है, जो वोटर सपोर्टर है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब भी लीडर हैं और कोई लीडर नहीं, लेकिन वोट तो बाकी को पड़े हैं ना। बाकी एमएनए, एमपीएस, सेनेटर्स, चीफ मिनिस्टर्स बने हैं ना, तो इसका मतलब एक्सटेंशन में उन्हीं को फायदा होना है ना। तो अगर खुदा ना खास्ता खत्ते के अंदर कोई ऐसा काम हो गया, अल्लाह ना करे, तो इन्हीं को फायदा होगा ना। फिर ये वो लाश लेके फिरते हैं, सियासी लाश लेके फिरते हैं 40 साल तक। जैसे हम आज के दिन भी बदबूदार एक्सपायर्ड लाशें लेके फिर रहे हैं, तो ये तो जिंदा लाशें हम लेके फिर रहे हैं। तो जो मरी हुई लाशें होती हैं उनका तो फिर बहुत बड़ा सौदा होता है ना सियासत के अंदर। ये तो हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए, अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे। आप जो बात कर रहे हैं ना सर, देखें वो इस वक्त जेल में हैं और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और ये जिन लाशों का आप तस्करा कर रहे हैं, ये क्या है, ऐसा क्या होने जा रहा है? नहीं, इसमें तो अब दो राय है नहीं बहन, इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है कि अगर 85 सिविलियंस का फैसला देने की इजाज़त दे दी है उनकी सजाओं का, ताकि उनकी सजाओं का टाइम शुरू हो जाए, तो बाकी जो लोग हैं वो सिविलियन नहीं, कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं। तो इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई अभाम नहीं है। और जो भी मिलिट्री कोर्ट में भी सजाएं होती हैं वो भी फिर डिफरेंट जेलों के अंदर सजाएं काटते हैं। तो मेरी तो दुआ ये होगी कि अल्लाह मियां रहम रखे और मौत की सजा ना हो, सजा उम्र कैद की हो जाए या जो भी कैद की सजा हो। लेकिन किसके लिए आप ये बात कर रहे हैं? किसकी सजा की बात कर रहे हैं? सजाए मौत की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, जब फैज़ हमीद जो हैं, जो ताकतवर हल्के के और ताकतवर इदारे के ताकतवर आदमी थे, जब उनका एहतसाब होगा और उन पर ऐसी कोई शिक लगेगी, तो क्या आप समझते हैं दूसरों पर नहीं लगेगी कि वो फैज़ हमीद ने अकेले तो कोई काम नहीं किया या बाकी ने अकेले कोई काम नहीं किया? तो मिल मिला के काम किया ना, सबको एक दूसरे से फ़ायदा था। तो इसमें क्लैरिटी रखें। और ट्रेटर, म्यूटनी, गद्दारी, इनकी सज़ा क्या होती है? उम्र कैद होती है, सज़ाए मौत होती है। बहुत फैसल साहब, आप बहुत बड़ी बात करें सर। आईएसपीआर की जानिब से जो एलामिया हमारे सामने आया, उसमें कहा गया कि फैज़ हमीद के खिलाफ मुल्क में इंतशार, बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्वस होने की अलहदा से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये वाला जो प्रेस रिलीज का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या रिटायरमेंट से पहले की बात की गई है या रिटायरमेंट के बाद की बात हुई है सर? देखिए, कुछ हिस्सा तो इसमें क्या कहते हैं, जब वो DGI थे हाजिर तब की हैं। कुछ हिस्सा जो है वो जब DGI नहीं थे और हाजिर सर्विस थे तब की हैं, और कुछ हिस्सा जो है इसका रिटायरमेंट के बाद है। तो ये सब कंपाइल तीनों चीज़ें होगा, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान तो तब पहुंचा सकते थे ना जब वो सीट पे बैठे हुए थे, एक ताकतवर, और सिस्टम उनके साथ था, इदारे उनके साथ थे, रसाई थी उनकी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ रिटायरमेंट के बाद हुआ था। रिटायरमेंट के बाद तो वैसे भी किसी को कोई ऐसे ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये पीटीआई के रवैये में अचानक से आपको इतनी बड़ी तब्दीली कैसे दिखाई दे रही है, और इसकी वजह क्या पीछे दिखाई दे रही है? क्योंकि आज से 2-2.25 साल तक जो सारे हम सिचुएशन को देखते रहे हैं, वो चाहे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त पे मामलात हो रहे हों या अदम एतमाद के बाद जो कुछ भी किया जाता रहा, लेकिन अब जो है वो अचानक से एक तब्दीली आई है। पहले सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे थे, चोरों और डाकुओं से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जो है वो बाकायदा हुकूमत से कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये लचक का रीजन क्या है? देखिए, पहले तो ये 1 साल लेट हो गई हैं बातें जो बातचीत की है। मेरे हिसाब से 1-1.25 साल पहले हो जानी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब उन्होंने कहा है जिस एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला गालियां कहते थे, भरोसा नहीं करते थे, बेईमान कहते थे, उस एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तड़प रहे, मर रहे हैं, और अब हुकूमत से बात करने को तैयार हो गए, जो एक अच्छा अमल है। लेकिन हुकूमत से ही बात करने के लिए बगैर शराइत क्या बैठने को तैयार है। तो फिर आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा फियास्को है इस पार्टी के अंदर, कि कितनी बड़ी साजिशों का ये हिस्सा पार्टी रही है। और इमरान खान साहब को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनको एहसास हो गया है, जो उन्होंने कहा सब बाहर गुडी गुडी चल रहा है, अल्लाह करे कि उनकी बाकी चीज़ों में आंखें खुल जाएं इससे पहले कि देर हो जाए। अच्छा, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से बात हो रही है, अब इमरान खान साहब खुद इसका 15 तारीख को बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि उसका आगाज़ कब से करना है, और यहाँ पर जो टारगेट इस दफ़ा किया जा रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, इस तहरीक की तरफ जाएगी, इस मूवमेंट की तरफ पीटीआई जाएगी, या ये मौखर हो जाएगा मामला?
देखिए बहन, मुझे तो एक तो उस पर से फूक उसी वक्त निकल गई जब मैंने आप लोगों आके बता दिया कि ये फैज हमीद से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये कि सिविल नाफरमानी की पहली कॉल जो दी थी उसमें भी बानी समेत सब ने अपने बिजली के बिल भरे थे। और तीसरा ये कि एक भयानक चेहरा फिर तहरीक इंसाफ अपना दिखा रही है पाकिस्तानी कौम को कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान की अवाम उसकी मालिक है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर रेमिटेंसेज नहीं आती जो अपने भाई बच्चों को नौकरियां करके भेज रहे हैं, तो उसे रिजर्व्स में कमी आती तो नुकसान किसको होगा? ये सोच ही बहुत घटिया और थर्ड क्लास सोच है। लेकिन ये फ्लॉप सोच है, इसका कुछ होगा नहीं। और मैं समझता हूं कि ये वो शोधा की आड़ में जो दिन मनाया जाने का नया खेल शुरू हुआ है उसकी आड़ में मौखर कर देंगे। और मौखर आज के बाद तो ये मौखर मुझे बहुत ज्यादा हद तक नजर आ रहा है। सही, आप कह रहे हैं कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से जा रहे हैं तो ये मौखर हो जाएगा मामला। आप भी गालिबन 15 तारीख को मुल्क से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपने बड़ी मुलाकातें वगैरह की हैं। तो कल मैं सुन रही थी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, आप मौजूद थे उस वक्त भी, आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ हो जाएगा मंजरनामा आपके बाहर जाने के बाद। तो आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? देखिए बहन, मेरा सियासत से पहले भी मैं कोई ऐसा आदमी तो नहीं था जिसकी रसाई की जगहों पे नहीं थी। तो आप डिग्निटरीज से मिलते हैं और वहाँ जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, पीटीआई कर रही है, एक ड्रामा कर रही है, एक झूठ का वैनम क्रिएट किया हुआ है, वो बताना है लोगों को। और उससे बहुत सारे मुल्क जो अपना कंसर्न शो करते हैं, बाय एंड लार्ज काफ़ी हद तक उसमें कमी आएगी इंशाल्लाह, और आप लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मुझे उनको ये भी बताना है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनकी बीवी और उनके हवारियों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 45 साल के बाद जैसे हम भुट्टो साहब की फांसी को गलत साबित करें, तो मैं नहीं चाहता कि 45 साल बाद हम ये भी कहें कि जी ओहो हम इसकी बात सुन रहे थे और ये हो गया। तो उस सिलसिले में भी मैं बात करूँगा। और पाकिस्तान, फैसल साहब, आप जो है ना बड़ा खतरनाक मौक़िफ़ के साथ आप ये मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन जो कंसर्न आप शो कर रहे हैं, क्या आपने ये हुकूमत के साथ भी इस सारे मामले को डिस्कस किया है, उन तक भी अपने खदशात पहुंचाए? देखिए बहन मेरी, अगर मैं आपके स्टूडियो में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ और मेरी बीवी आके मुझे कहती है कि तुम ये कॉफ़ी ना पियो, तुम ये कॉफ़ी पी लो, तो ना आप उनको रोक सकती हैं ना मैं रुकूंगा, क्योंकि मेरी बीवी है, मैं ही पी लूँगा। तो वो ऐसी चीज़ें कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, उसके लिए SOP सख्त करने की ज़रूरत है, कोई बाल बराबर भी चीज़ ना छोड़ी जाए। तो मैं तो उसके हिसाब से अगर अलार्म कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ कि SOPs को मज़ीद सख्त करे, लोकली और डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाए। क्योंकि जो मैं समझता हूँ वो मैं कह रहा हूँ, मेरे वो लीडर रह चुके हैं, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना उनकी पार्टी में मुझे जाना है, लेकिन उनकी जान का खिलवाड़ करने का सौदा तो कोई बहुत ही घटिया आदमी कर सकता है, जो उनकी बेगम और उनके हवारी और गंडापुर साहब जैसे लोग कर रहे हैं। और वो मैं अब नहीं कह रहा, वो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि सब गुडी गुडी है बाहर। तो उनको अंदाजा हो गया इस पूरी डील के अंदर, इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर, इस पूरी सियासी मार धाड़ के अंदर सबको कुछ ना कुछ मिला है। किसी को इक़्तिदार मिल गया, किसी को दौलत मिल गई है, किसी को MNA मिल गई है, किसी को सेनेटर बन गया है, कोई MP बन गया है, नहीं मिला किसी को कुछ। लेकिन इमरान खान फैसल साहब, वो जो गुडी गुडी की बात कर रहे हैं ना, वो उस क़यादत के लिए कर रहे हैं जो उस वक्त PTI की मौजूद है, लेकिन ट्रस्ट तो उनका है ही अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर, क्योंकि जो पैगामात भी आ रहे होते हैं वो भी उन्हीं दोनों ख़वातीन के ज़रिए ही आ रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना आपसे। मदारिस के बिल पर अब वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आ रहे हैं वो इस्लामाबाद, या आपको लगता है कि ये मसला उनके आने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, हल हो जाएगा? देखिए, जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और एक लाइट इन द टनल नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के साथ जहाँ ज़ाब्तियाँ हुई हैं, उनका मैंडेट चुराया गया है KPK के अंदर, वहाँ इधर भी हमारी समेत मेरे नाअहली और नालायकपना है कि हमने गवर्नमेंट के होमवर्क के ऊपर साइन कर दिया और बिल पास कर दिया, और अगर उसमें कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं, तो मौलाना साहब बहुत फ्लेक्सिबल आदमी हैं और उनके ऊपर एक प्रोपेगेंडा होता रहा कि वो सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं दीन और दुनियावी दोनों तालीम का एक साथ मद्दा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हर हालत में मसले का रिजॉल्व करना पड़ेगा, हम करवाएंगे, किसी सूरत हमें माजराई नहीं होने देंगे, ना किसी को बारीकी से ये इशारा करने देंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, कि शायद मौलाना साहब और रियासत की कोई लड़ाई है। ना ऐसा तासुब देने देंगे, ना उनकी लड़ाई होने देंगे, उनका मसला देंगे, करवाएंगे भी, होगा भी। फैसल साहब, तकरीबन आज से 10 महीने पहले यानी मार्च में आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत की ड्राइविंग सीट जो है वो तब्दील हो जाएगी।
आपने मार्च में बात की थी, लेकिन फिलहाल जो है वो हर जगह ये बातें शुरू हो गई हैं। तो क्या वो वक्त आ गया है जब ड्राइविंग सीट तब्दील होने जा रही हो? देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तारीख में बात कर रहा हूँ, जिस दिन में बात कर रहा हूँ, तो अभी तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि आप गिराते उसको जब खड़ा होता है, तो अभी तो लेटे में उनको हम टीका लगा के बिठा रहे हैं, फिर उठाएंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन जो बातें मैंने आपसे इलेक्शन के दौरान में कही थी, जो मेरा तज्जिया था, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, एनालिसिस ये अगर 9 दफ़ा मैं राइट हो गया हूँ 10 में से, तो एक दफ़ा गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने तज्जिए पे आज भी खड़ा हूँ। और अभी भी आप कबल इस वक्त बात करिए तो 7-8 महीने हुए हैं, नहीं, 2-2.5 साल। लेकिन फैसल साहब, आप तज्जिया कम और खबरें ज्यादा दे रहे होते हैं, तो आपकी खबरें बाद में हकीकत साबित हो रही होती हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, यानी इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत बिल्कुल सिक्योर है? नहीं, देखिए, मैं तो आपको बड़ा क्लैरिटी से बताऊं कि जमहूरियत के अंदर, इस खित्ते की सियासत के अंदर, आप 6 घंटे का भी नहीं कंफर्मेशन दे सकते। तो 6 महीने अगेन, ये गेम ऐसी है कि इसमें 1 घंटा भी बहुत कम हो जाता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल वावडे साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।